हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका टर्म सेकंड का सिलेबस है, 2022-23 में आपके एग्ज़ाम में आएगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, उसका भी आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं इस चैप्टर के नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज की ये वीडियो। सबसे पहला जो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है मोहनजोदड़ो के स्नानघर की विशेषताएं। अब स्नानघर के बारे में हम पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ, तभी आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। सबसे पहले आपको इस टॉपिक को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर इस जलाशय किसे कहते हैं। जलाशय जो है ऐसे गड्ढे को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हो, ऐसे गड्ढे को कहा जाता है जलाशय। तो गाइस, आपको जलाशय का मतलब पता चल चुका है अब कि जलाशय ऐसे गड्ढे को कहा जाता है जिसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हो। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर मैं आपको इसकी इमेज दिखा दूंगा तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये होता है हमारा जलाशय, स्नानघर, जो मोहनजोदड़ो का स्नानघर है। आप देख सकते हो इसके अंदर कि ये एक तरीके से स्विमिंग पूल की तरह है। जिस तरीके से स्विमिंग पूल होते हैं आज के टाइम पे उसमें नहाया जाता है, इसी तरीके से इसके अंदर भी नहाया जाता था। आप देख सकते हो इसके चारों तरफ जो है सड़कें दिख रही होंगी, आपको गलियां दिख रही होंगी जाने आने जाने के लिए। इसके नीचे आपको सीढ़ी भी दिखाई दे रही होगी, नीचे जाने के लिए इसके अंदर सीढ़ी का प्रयोग किया जाता था। और आप ये भी देख सकते हो कि आसपास में बैठने की जगह भी यहाँ पे बनाई गई है। ये साइड में कमरे भी दिख रहे होंगे आपको। ये कमरे, इनके अंदर जो है एक कुआं भी होता है इनमें से एक जगह पे। इसमें से पानी निकालने के लिए पाइप की व्यवस्था की गई है ताकि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके। जो गंदा पानी है ताकि इसमें नया नया पानी जो हर दिन डाला जाता है वो भरा जा सके। तो इस तरीके से आप कह सकते हो ये एक स्विमिंग पूल की तरह इसका यूज़ किया जाता था। तो अब हम देख लेते हैं इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मोहनजोदड़ो का जो स्नानघर है इसके बारे में हमें ये पता चलता है कि ये जो था एक आयताकार जलाशय था, यानी कि पानी से भरा हुआ एक गड्ढा था जिसके चारों तरफ गलियां बनी हुई थी। नीचे जाने के लिए जैसे कि मैंने आपको इमेज के अंदर दिखाया है, सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिसके द्वारा जलाशय के अंदर जाया जा सकता था। मैंने आपको तीन तरफ कक्ष भी बने हुए दिखाए, यानी कि कमरे, इसके तीन तरफ कमरे भी बने हुए थे। और जो ये जलाशय था इसके बारे में ये भी बात पता चलती है कि इसके पानी को निकालने की भी व्यवस्था की गई थी। इसका पानी जो था नाले के अंदर बहा दिया जाता था छोटी छोटी नालियों के द्वारा। इसके दोनों ओर चार स्नानघर भी बने रहते थे, छोटे छोटे बड़े स्नानघर के चारों ओर। इसके नाला जो था, नाले के साथ इसकी छोटी छोटी नालियाँ जोड़ी गई थी जिनके द्वारा स्नानघर का गंदा पानी नाले में बहा दिया जाता था। इसका प्रयोग मेनली अनुष्ठानिक जो कार्य होते हैं, धर्म से रिलेटेड जो धार्मिक कार्य होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता था स्नानघर का। तो हमारा सेकंड टॉपिक देख लेते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। अब पहले आपको शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी के बारे में ये पता होना चाहिए कि आखिर शिल्प कार्य होते क्या हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मनके बनाते थे, बाड़ बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, धातु काम करते थे और मोहर बनाते थे। उनके ये सभी कार्य जो कहलाते थे वो कहलाते थे शिल्प उत्पादन के कार्य। तो आप एग्ज़ाम में बता सकते हो कि 5 कार्य जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के थे उन सभी 5 कार्यों को कहा जाता था शिल्प उत्पादन के कार्य। जो शिल्प उत्पादन है उसके बारे में ये भी पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की एक जगह थी जिसका नाम था चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो जो था ये शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी कि हड़प्पा का सबसे ज़्यादा शिल्प से रिलेटेड कार्य किया जाता था वो कहा जाता था चन्हुदड़ो नाम के स्थल पर। शिल्प उत्पादन में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मनकों के बारे में। आखिर मनके क्या होते हैं। आपको ये मोती टाइप में दिख रहे होंगे, डिजाइन अलग अलग डिजाइन में बने हुए। इसको माला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा के लोग इन्हीं को कहते थे मनके। आपको अलग अलग डिजाइन के हर तरीके के आज के टाइम पे भी मनके मिल जाएंगे जो कि आज के टाइम पे भी कई जगहों पे प्रयोग किए जाते हैं। अब मनके के बारे में पढ़ लेते हैं। आखिर मनके जो बनाए जाते थे वो किस तरीके से बनाए जाते थे। मनकों को बनाने के लिए पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था, धातुओं का भी और अन्य पदार्थों का भी। जो पत्थर थे, पत्थर कौन कौन से यूज़ किए जाते थे, पहले हम पत्थर की डिटेल देख लेते हैं।
तो पत्थर किए जाते थे सेलगढ़ी, लाजवर्ड, जेस्पर, कार्निनियर और क्वार्टर। ये 5 पत्थर ऐसे थे जो मन के बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। जो सेलगढ़ी पत्थर जो था वो इन लोगों को मिल जाता था दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के अंदर। जो लाजवर्ड था वो मिल जाता था शोधगोई अफगानिस्तान से, और जो कार्नेलियन था वो गुजरात में मिल जाता था। अगर हम धातु की बात करें, धातु कौन कौन सी ये प्रयोग करते थे मनके के लिए? कांसे, तांबा और सोना। कांसे के लिए स्थानीय स्तर पर भी प्राप्त कर लेते आसपास की जगह से। तांबा ये राजस्थान के खेतली से और ओमान से मंगाते थे। सोना दक्षिण भारत से मंगाना पड़ता था। अगर अन्य पदार्थ की बात करें, अन्य पदार्थों में शामिल है हमारे शंख का भी प्रयोग करते थे, ये फयांस का, पक्की मिट्टी का। शंख जो मिलता था वो नागेश्वर तथा बालाकोट में मिल जाता था, और जो फयांस और पक्की मिट्टी है वो स्थानीय स्तर पर मिल जाती थी। तो ये थे हमारे मन के बनाने के पदार्थ जो कि सारे यूज़ होते थे मन के बनाने के लिए। अब मनकों के आकार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मनके किस तरीके के आकार के बनाए जाते थे। गोलाकार के बनाए जाते थे, बेलन आकार के, ढोला, चक्राकार और खंडित, यानी कई भागों में बटे हुए अलग अलग तरीके के। तो ये 5 तरीके थे मन के बनाने के। आपको ये आकार भी याद रखने हैं। अब पढ़ लेते हैं हम उत्पादन केंद्रों की पहचान, यानी कि आज के टाइम के जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो किस तरीके से पहचान करते हैं कि किस स्थान पर कौन सी चीज़ बनाई जाती थी। उसके लिए उनके कई सारे तरीके थे। उनमें से पहला तरीका ये था कि वो पहले प्रस्तर पिंड और पूरे शंख, तांबा आदि को ढूंढते हैं, यानी कि जो कच्चा माल था जिससे सारे के सारे काम किए जाते हैं उन सभी पदार्थों को ढूंढते थे। जैसे कि शंख से काम किए जाते थे, तांबे के कई सारे औजार, बर्तन वगैरह बनाए जाते थे। तो पुरातत्वविद उन सभी चीज़ों को ढूंढते थे जिनसे कोई वस्तु बनाई जा सकती है। औजार को ढूंढते थे क्योंकि औजार से ही पता चल जाता था किस जगह पे किस तरीके का कार्य किया जा सकता है। अपूर्ण वस्तुएं ढूंढते थे, यानी कि छोटे मोटे टुकड़े वस्तु के, उससे भी पता चल जाता था किस स्थान पर किस तरीके का कार्य किया गया है। त्याग दिया गया माल या कूड़ा करकट जो होता था छोटा मोटा फेंका हुआ कारीगरों के द्वारा, ये उसको भी ढूंढते हैं पुरातत्वविद, ताकि पता चल सके किस स्थान पर कौन सा कार्य किया गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए जब भी कोई कार्य किया जाता था, किसी बड़े शंख को या किसी चीज़ को काटा जाता था, पत्थर को, तो उसके जो टुकड़े होते थे वो वहीं पर ही छोड़ दिए जाते थे जिस स्थान पर उसका कार्य किया जा रहा है। तो पुरातत्वविद को उसी स्थान पर पड़े हुए वो टुकड़े मिल जाते हैं, और पुरातत्वविद उसके आधार पर ही बता देते हैं किस जगह पर कौन सा कार्य किया जाता था। कई बार बड़े बड़े टुकड़ों को भी वहीं पे फेंक दिया जाता है जो कि काम के नहीं होते, वो भी हमारे लिए सहायता करते हैं उत्पादन केंद्रों की पहचान को बताने के लिए। तो ये 5 तरीके थे जिनके द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान की जा सकती थी। अब हम पढ़ेंगे माल प्राप्त करने संबंधित नीतियाँ, यानी हड़प्पा के जो लोग हैं वो माल किस तरीके से प्राप्त करते थे। मैंने ये तो बता दिया आपको कि स्थान कौन कौन से थे, किस स्थान से कौन सा माल प्राप्त किया जाता था, परंतु अब आपको ये ध्यान रखना किस तरीके से मंगाया जाता था माल। तो इसके 2 तरीके के माल होते थे, एक होता था कच्चा माल और एक होता था पक्का। कच्चा माल तो आसपास में मिल जाता था स्थानीय स्तर पर, परंतु कुछ माल ऐसे थे जैसे कि पत्थर, लकड़ी, धातु, ये सब जो चीज़ें थी जो जलोढ़क मैदान के पास से मंगाई जाती थी, क्योंकि कुछ पत्थर ऐसे होते थे जो स्थानीय स्तर पर नहीं मिलती थी, कुछ लकड़ियाँ भी होती थी, कुछ धातु, ये सारे के सारे बाहर के मैदानों से मंगाने पड़ते थे हड़प्पा के लोगों को। परंतु मिट्टी मिल जाती थी आमतौर पर हर जगह पे, तो मिट्टी वहीं से ले लेते थे जिस स्थान पर हड़प्पा के लोग रहते थे। हमें कई सारी बैलगाड़ियाँ मिली हैं छोटी छोटी मिट्टी की बनी हुई, उससे हमें यह पता चलता है कि ये बैलगाड़ियों का प्रयोग करते होंगे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और इनके हड़प्पा निवासियों के पास बहुत सारी नदियाँ भी थी। उन नदियों का प्रयोग ये माना जाता है कि शायद ही परिवहन के लिए उन नदियों का ये प्रयोग किया करते होंगे। तो ये तरीके थे जिसके द्वारा माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो कि आसपास में नहीं थे, हड़प्पा के सभ्यता से बहुत ज़्यादा दूर थे, उन क्षेत्रों को कहा गया सुदूर क्षेत्र। उन क्षेत्रों से हड़प्पा के लोग किस तरीके से संपर्क बनाते थे, इस टॉपिक के अंदर वही हमें पढ़ना है। तो हड़प्पा के लोग जो थे वो ओमान से तांबा मंगाते थे, और जो रासायनिक जाँच हुई है उससे ये पता चला है कि ओमान के तांबे में और हड़प्पा के तांबे में दोनों के अंदर निकिल के अंश हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है दोनों एक दूसरे से व्यापार करते होंगे। जो हड़प्पा के बारे में ये भी पता चलता है कि हड़प्पा का मोहनजोदड़ो के साथ भी संबंध था, वहाँ से ये एक दूसरे से व्यापार किया करते थे। मेसोपोटामी में हड़प्पा की कई सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि मोहर, मनके और बाट, ये सब चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि मेसोपोटामिया से भी हड़प्पा के लोग व्यापार करते होंगे। हड़प्पा का एक मकबान है जो कि हमें ओमान के स्थलों से प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामिया का एक लेख है जिसके अंदर मगान शब्द जो शायद ओमान के लिए प्रयोग किया गया है, वहाँ पे यही बताया गया तांबे के बारे में कि ओमान का देश जो है वो तांबे का व्यापार करता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ।
ओमान और जितने भी पश्चिमी एशिया के देश हैं उनमें से सबसे पहले ओमान की बात आती है। ओमान से या मेसोपोटामिया से जो हमारे हड़प्पा के लोगों का व्यापार था वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता था। समुद्री मार्ग के द्वारा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता था। आपके इस अध्याय के अंदर एक पक्षी के बारे में बताया गया है जिसका नाम है हाजा पक्षी। वो हाजा पक्षी मोर के लिए प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया के एक लेक के बारे में बताया गया है कि उस लेक का नाम है मेलुआ। उस लेक को कहा जाता है नाविकों का देश। तो ये दोनों एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि हाजा पक्षी किसे कहा गया है, मोर को कहा गया है, और मेसोपोटामिया के लेक मेलुआ को क्या कहा गया है, नाविकों का देश। नेक्स्ट टॉपिक है मोहरे, लिपि तथा बाट। मोहरे और मुद्रांकन। अब ये पढ़ लेते हैं मोहर का प्रयोग क्यों किया जाता था और मुद्रांकन का प्रयोग क्यों करा जाता था। इसका प्रयोग जो किया जाता था वो लंबी दूरी का जो व्यापार होता था उसे आसान बनाने के लिए किया जाता था, और मुद्रांकन जो है उसका प्रयोग इसलिए करते थे ताकि ये पता चल सके कौन सा सामान किस व्यक्ति के यहाँ से आया है। ये आप इस तरीके से समझ सकते हो मोहर जो क्यों लगाई जाती थी। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसे अपना सामान दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना है, तो पहला व्यक्ति जो है अपने सामान के ऊपर गार्ड बांध देता था रस्सी से, फिर मिट्टी लगाकर उसके ऊपर मोहर मार देता था। अगर इस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने तक अगर मोहर सही सलामत रहती थी तो ये माना जाता था सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। एक तरीके से आप कह सकते हो मोहर जो थी वो सेफ्टी का प्रतीक थी, और जिसकी वजह से व्यापार जो है आसानी से अच्छी तरीके से हो पाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक रहस्यमय लिपि, हड़प्पा की लिपि। ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो आपको ये अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो देख लेते हैं इस टॉपिक को मैंने अलग तरीके से बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है ताकि आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ सके। ये दो टाइप से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि हड़प्पा लिपि की विशेषता बताइए, या आपका क्वेश्चन बन सकता है हड़प्पा लिपि जो है उसे रहस्यमय लिपि क्यों कहा जा सकता है। इसे दो तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होता है एग्ज़ाम में, तो मैं दोनों टाइप का आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हड़प्पा की जो लिपि है उसको आखिर हम रहस्यमय लिपि क्यों कहते हैं। तो सबसे पहला कारण है इसका, ये पढ़ी नहीं जा सकी आज के टाइम पे, इसलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है। ये जो लिपि है ये वर्णमाल्य नहीं है, इसमें कोई भी वर्णमाला नहीं है। जितने भी अक्षर हैं वो या तो स्वर हैं या फिर व्यंजन को दर्शाते हैं। और जितने भी हड़प्पा के बारे में जानकारी मिली है वो हमें कोई भी जानकारी इसकी लिपि से की जो लिखावट है उससे कोई भी जानकारी नहीं मिली है। हमें सारी की सारी जानकारी जो पुरातात्विक अवशेष हैं, पुरातत्वविदों ने खुदाई करी है चीज़ों की, उन सभी चीज़ों से हमें हड़प्पा के बारे में जानकारी मिल पाती है। हड़प्पा की लिपि जो है इसका रहस्यमय होने का कारण ये भी है कि इसके अंदर चिन्ह जो है बहुत ज़्यादा हैं। कम से कम ये बताया गया 375 से 400 चिन्ह माने जाते हैं जो अलग अलग वस्तुओं के बारे में बताते हैं। तो ये था हमारा रहस्यमय लिपि होने का कारण। अब समझ लेते हैं आखिर हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी लिपि की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता ये है कि ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सेकंड जो इसकी विशेषता ये है कि ये चित्रात्मक लिपि थी। इसके अंदर चित्रों के द्वारा किसी भी बात को समझाया या बताया जाता था। जो हड़प्पा लिपि थी इसके अंदर कई सारे चिन्हों का प्रयोग किया गया है, और इसके बारे में हमें ये भी पता चलता है कि हड़प्पा की लिपि जो है इसके ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो संक्षिप्त हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं। सबसे लंबे अभिलेख को ये माना गया कि उसके अंदर 26 चिन्ह हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में विशेषता है तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर रहस्यमय लिपि के बारे में पूछा जाए तो आप वो शुरुआत के 3 पॉइंट लिख सकते हैं। आप चाहो तो अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर तो आप जो रहस्यमय लिपि वाले 3 पॉइंट हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4 में ऐड कर सकते हैं ताकि आपका आंसर और ज़्यादा बड़ा हो जाए। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाट। बाटों के बारे में समझ लेते हैं कि बाट क्या थे, इनका प्रयोग क्यों किया जाता था। बाट का प्रयोग जैसा आज के टाइम पे करा जाता है इसी तरीके से किसी भी सामान को तोलने के लिए हड़प्पा के लोग भी करते थे। बाट जो बनाए जाते वो चट नाम का एक पत्थर होता था, उससे बनाए जाते थे। बाट जो होता था इस पर कोई भी किसी तरीके का निशान नहीं बना होता था। इनके निचले जो मानदंड होते थे वो द्विआधारी होते थे, यानी कि ये तो 1 किलो के होंगे बाट, ये 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके 2 के गुणज में इनके बाट जो होते थे वो होते थे। जो बाट थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के, इनके बाटों का प्रयोग करा जाता था तोलने के लिए। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक थैंक फॉर वॉचिंग।